आज पूरा देश फादर्स डे बना रहा है, पिता दिवस मना रहा है। और एक पिता जो है वो बहुत सारे संघर्षों से गुजरता है। और मैं कहूँ कि उसके संघर्ष में रहने की वजह से ही शायद पूरा परिवार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो सबसे पहले तो मैं काव्य कॉर्नर की टीम की तरफ से और 10 न्यूज की तरफ से हमारे दर्शकों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और उसी के साथ मैं आज जिस शख्सियत के साथ आज हम यहाँ पर हैं, जैसे कि फादर्स डे है, तो आज हमारे साथ हैं, आज हम जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन और वंदना दीदी, उनकी सुपुत्री कुंवर वंदना रायजादा जी। और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दीदी आपका और सभी का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। और बहुत ज्यादा मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी डॉक्टर कुंवर को। दादा, आपने हमारा अपना बहुमूल्य वक्त निकाला हम लोगों के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपका वो एक जो आपने एक मिसरा बोला था कि मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवार उठाई उसने उस पे छत रखी, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। और बहुत बहुत आभार दादा। एक तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित चौहान जी, जो कि काव्य कॉर्नर टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। और आज जो है इस सेशन में हम लोग दादा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ उनकी और उनकी पुत्री की कविताएं तो सुनेंगे ही सुनेंगे, बाकी उनके जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं भी करेंगे। तो उसी के साथ मैं अमित जी को बोलूंगी कि वो सभी का स्वागत करें और उसके बाद हम ये कार्यक्रम शुरू करें। जी धन्यवाद डॉक्टर पूजा। इस फादर्स डे पर मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और वंदना जी का टीम काव्य कॉर्नर की तरफ से और एकलव्य क्रिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को फादर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आभार कि आप आए। और डॉक्टर पूजा, यू कैन स्टार्ट नाउ। जी जी। और सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले जैसे कि हम लोग डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को कोई किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर शायद आज मैं कुछ ऐसी बातों के साथ, ऐसे तथ्यों के साथ आप सबको शायद बताऊं कि जो बहुत कम लोग जानते हो, शायद कुछ कुछ चीजें जानते भी हो और कुछ कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में एक। तो दादा का जन्म जो है वो 1 जुलाई 1942 में हुआ और दादा ने M.Com करने के बाद MA हिंदी और फिर PhD किया और वो कार्यरत रहे MMH कॉलेज गाजियाबाद में, जहाँ पे सन 65 से लेके 2002 तक वो वहां पर रहे। और उसके साथ उसी दौरान भी उनका जो एक स्वतंत्र लेखन है वो भी चलता रहा, मंचों की जो एक उनकी जर्नी है वो भी चलती रही, और जिसमें उन्होंने 35 पुस्तकें जो हैं वो लिखी। 35 बुक्स उनकी आ चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 9 गीत संग्रह, 15 गजल संग्रह, 2 कविता संग्रह, काव्य संग्रह, एक हाइको की बुक और एक जो है दोहा संग्रह, फिर 2 उपन्यास और एक महाकाव्य पंचाली, और एक बुक जो उन्होंने, जो नवांकुर हैं, जो गजलों के लिए, जो गजलें लिखना चाहते हैं पर उनको रूल्स नहीं पता, तो उन्होंने उनके लिए एक व्याकरण के लिए भी, उनके गजल की व्याकरण जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, शायद कभी किसी ने भी अभी वो उस तरीके से नहीं एक आई है, तो वो उन्होंने दी। और उसके अलावा उन्होंने एक यात्रा यतांत भी लिखा जो कि उनकी यूके की जो यात्रा रही उसके ऊपर आधारित था, जिसका नाम था बादलों का सफर। तो इसके अलावा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि दादा ने 250 से ज्यादा जो ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया, और वो भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित हुआ। बहुत सारे सम्मान है जो दादा को मिले और शायद उनकी गिनती भी नहीं होगी मेरे पास। उसके अलावा दादा की जो एक मैं बताऊं कि ज्ञानी जेल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा भी उनको राष्ट्रपति भवन में उनका अभिनंदन हुआ है। और दादा जो हैं 4,500 से ज्यादा कवि सम्मेलनों में और साहित्यिक सभाओं में शिरकत कर चुके हैं। और मैं इसीलिए भी कहती हूँ कि दादा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनको जितना विस्तार से उनको पढ़ती हूँ, और इतना सरल और सहज व्यक्तित्व वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन आज हमारे साथ हैं, तो मैं अपने आप में एक गौरव महसूस कर रही हूँ कि आज हमने उन्हें अपने शो पर यहाँ पर हम उनके साथ हैं। तो उसके अलावा मैं इतना ही नहीं, मैं उनके
अगर परिवार की बात करूं तो दादा की बिटिया आज हमारे साथ हैं, वंदना जी। वंदना जी एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, बहुत अच्छा मंचों पर काव्य पाठ करती हैं बहुत अच्छे से। और दादा का पुत्र है श्री प्रगीत जी, जो खुद एक लेखक हैं, और उनकी भी एक दोहे की पुस्तक आ चुकी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी, जो शायद कम लोगों को पता हो, कि दादा की धर्म पत्नी जो है संतोष कुंवर जी, श्रीमती संतोष कुंवर जी, उनकी भी 2 बाल गीत की बुक्स आ चुकी हैं। तो मैं कहूँ कि प्रेरणा स्रोत दादा सिर्फ बाहर के लोगों को तो वो हैं ही, और घर में उनके इतने सारे कवि और इतने सारे लेखक हैं, क्योंकि वो एक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, तो घर के लिए तो होंगे ही। तो इसके साथ ही मैं अब चाहूंगी कि अमित जी थोड़ा सा वंदना दीदी के बारे में भी हमको बताएं, ताकि हम इस कार्यक्रम को अब फिर आगाज करें इसका। अमित जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर पूजा। जैसा अभी डॉक्टर पूजा ने बताया, वंदना जी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की सुपुत्री है और दिल्ली प्रशासन में अध्यापिका है और बहुत ही अच्छी और उम्दा कवियत्री है। मैम जो है गीत, गजल, दोहे, माहिए इत्यादि में काव्य रचनाएं लिखती हैं और सभी काव्य पाठ विधाओं भी में करती हैं। जी, सभी विधाओं में काव्य पाठ करती हैं। और वंदना जी को जो कला, गीत, संगीत से जो प्रेम कह लो या रुचि कह लो, वो बचपन से ही है। जैसे लाइक कि इनका एक जीता जागता उदाहरण ऐसा है कि 16 साल की अवस्था से ही मैम ने जो है रेडियो पर और टीवी पर अपने काव्य पाठ प्रारंभ कर दिए थे। और अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैम MA BEd है और काफी सारी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हैं, काफी सारे साहित्यिक मंचों से जुड़ी हैं और मैम काफी जगह से सम्मानित भी हुई है। और मैम की जो काफी रचनाएं हैं वो विभिन्न पत्रिकाओं में टाइम टू टाइम प्रकाशित होती रहती हैं। और मैम के अगर मैं काव्य पाठ की बात करूं तो मैम के काव्य पाठ दूरदर्शन, सब टीवी, जनता टीवी, साधना टीवी इत्यादि पर प्रसारित हुए हैं। जी 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 तो बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पूजा आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, उसमें क्या लिखा था, लाइक फादर लाइक डॉटर, जैसे पिता वैसी ही पुत्री। तो एक बहुत उम्दा उदाहरण है हमारे सामने। तो दादा मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कुछ एक प्रश्न है दादा जो मैं आपसे करना चाहूंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ इससे कि दादा आपको मानने वाले या आपको एक तरह से पूजनीय, बिल्कुल एकदम आपके आदर्शों पे चलने वाले ऐसे अंतहीन लोगों की फहरिस्त है जो बिल्कुल आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो दादा जब कभी आप एकांत के क्षणों में होते हैं तो इन सब उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं दादा? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत स्नेहपूर्वक मुझे जो है आज इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूजा जी, डॉक्टर पूजा जी और अमित जी, ये मैं जो हूँ आपके इस 10 न्यूज के पर हूँ और काव्य कॉर्नर पर हूँ। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, माना कि व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत परेशानियों से गुजरा हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उन परेशानियों के बावजूद मैं ये मानता हूँ कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि माँ सरस्वती ने मुझे ये शब्द साधना की जो का कार्य सौंपा, उसके कारण से मैं सचमुच अपने अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, अपने घटनाओं से, अनेक समस्याओं से निकल के बाहर आ सका। आपने मेरे बारे में बहुत ज्यादा कह दिया। मैं बताना चाहता हूँ पूजा जी, मैं तो बिल्कुल अभी तक लगातार सचमुच ईमानदारी के साथ साहित्य के आंगन में घुटनों चलने वाला बालक मानता हूँ। सर ये आपका बड़प्पन है। लोग कंधे में बिठा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। मैं कुछ भी नहीं, मैंने ये कहा भी कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, उम्रें गुजर जाती तब कहीं जाकर 2-4 पंक्तियां हाथ आती हैं, तो कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ। वाह 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 दादा, बेहतरीन दादा, बहुत जाने कहाँ है। कोई भी कला कहना, उसको पाना, उसको छूना बड़ा मुश्किल काम होता है,
और जी दादा। मैं तो अपने आप को इसलिए कह रहा हूँ कि सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माँ ने बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया। दादा ये तो खैर आपका बड़प्पन है। और मैं चाहूंगी दादा, मेरा एक बड़ा फेवरेट है आपका गीत, जो मैं जब भी खाना बना रही होती हूँ या कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो मैं वो अलेक्सा पे चला लेती हूँ और वो चलता रहता है घंटों तक, सेम रिपीट होता रहता है, नदी बोली समंदर से। दादा तो ये अच्छा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए आज आप वो एक बारी पढ़ दें, और तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी दादा, प्लीज। नहीं पूजा जी बिल्कुल सुनाता हूँ। असल जी में जिंदगी में बहुत संघर्ष करे तो उसमें जिंदगी में पसीना बहुत बहाया, तो जो जी चाहे कैसे ही गीत क्यों ना लिखे, ऐसे शब्द अपना अचानक आ जाते हैं। तो मैं जी पुराने समय से लेकर आज तक नदी को ये माना जाता रहा है कोई प्रेमिका है, और समुद्र को माना जाता रहा है वो एक प्रेमी है। न जाने कितने जी पर्वत के शिखर से, ऊंचाइयों से उतर करके धरती से होते हुए समुद्र से मिलने चली जाती है, और समुद्र से कुछ बात कर रही होती है। जी। वो जो बात कर रही होती है वो जी। क्या बात कर रही होती है, मैंने इस गीत के माध्यम से कहने की कोशिश की है। एक शब्द स्वागत उसमें है दादा। रुबाई होता है, सभी लोग जानते हैं, रुबाई छंद का नाम है। उसमें प्रेम जी की, अध्यात्म की, सौंदर्य की बातें कही जाती है। तो वो गीत जी शुरू जी करता जी। हूँ। आपने मुझे अच्छा गीत याद दिलाया, और ये स्वागत है लगभग दादा। 42 साल पुराना लिखा हुआ गीत है, लेकिन आज तक भी लोग इसे पसंद करते हैं, सुना रहा हूँ। मेरे भी दिल के बहुत करीब है दादा, आप प्लीज पढ़ें उसे। जी शुक्रिया। नदी बोली नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। उससे वाह पूछा वाह। तुम उतर क्यों रही हो पर्वत के शिखरों से, तो जवाब देती है, हमारा सभी जानते हैं जब व्यक्ति बहुत ऊंचा होता चला जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा अकेलापन मिलता है, बड़ा अकेलापन उसके साथ जुड़ता है। तो तभी वो कहती है, नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। वाह वाह वाह। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छंद में छोड़ देता हूँ बीच में, बात का छंद एक और सुनिएगा। जी जी दादा, स्वागत है। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। कैसे सजा पाए वो देखिएगा। इसमें अंतिम पंक्तियां जो है इस गीत की, और अंतिम पंक्ति में एक खास उपमा आ गई है जिसकी वजह से गीत पसंद किया जाता है। सुना रहा मेरी बिटिया को बहुत पसंद है वंदना को, वंदना तो बचपन से गाती रही थी तो जी जी जी। मैं सुनाता हूँ। नदी स्वागत बोली समंदर से पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, पहन आई मैं हर गहना ये तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ।
नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, नदी वाह वाह, बोली समंदर से। बहुत बहुत खूब दादा, धन्यवाद, आपने बहुत गीत खूब, सुना। मतलब ऐसी हमारी बिटिया को ऐसी बहुत तृप्त पसंद हो है। गई हूँ। गाती थी बहुत बचपन में। खूबसूरत। जी जी जी, बहुत खूब दादा, बहुत खूब। जी। मैं अपने दर्शकों को आज एक कुछ बातें और बताना चाहूंगी डॉक्टर साहब के बारे में कि दादा एक बहुत उम्दा चित्रकार भी हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि दादा कविताओं के अलावा चित्रकला में भी इंटरेस्ट रखते हैं। उनके बहुत सारे स्केचेस हैं और पेंटिंग्स हैं जो दादा की एक प्रदर्शनी भी 2 बार लग चुकी है, और ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दादा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको चित्रकला में भी। उनके स्केचेस काफी बार उनकी एग्जीबिशंस लगी हैं। उसके अलावा जो मैं दादा के बारे में बात जो है बहुत कम लोगों को पता होगी कि दादा बांसुरी बहुत मधुर बजाते हैं और हारमोनियम भी बजाते हैं, बजा लेता हूँ। और जी, और कुकिंग में भी उनको खासा इंटरेस्ट है। मैं डॉक्टर पूजा में दीदी एक चीज और आवाज, ऐड करना चाहता हूँ। जी जी जो जी, दादा है, जो अपना ये सरनेम जो लिखते थे दादा, ये एक डायरी में लिखा करते थे। वो डायरी कुछ ही कम लोगों को पता थी। क्यों दादा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? प्रश्न ये था कि दादा हमने काफी सुना है लोगों से कि आपका जो जीवन है बहुत अत्यंत संघर्षों से भरा रहा है। तो हम आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि किस तरह का संघर्ष आपने अपने जीवन में किया और किस तरह से आप उससे उभरे, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपको एक प्रेरणा स्रोत मानती है, उनको एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह से कभी हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है। हुआ ये कि मैं आज वैसे तो पितृ दिवस है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने पिताजी को देखा ही नहीं। यानी मैं 2 महीने का था तो समझ सकते हैं कि मैं उन्हें कैसे पहचान सकता था। दुर्भाग्य से जब मैं 2 महीने का था तभी उनकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात जो है हमारी माँ ने, हमारा गांव, जिस गांव हम रहते थे उसी में डकैती पड़ गई हमारे घर में, और जो था घर में दादा परदादा का सब खोज कर ले गए लोग। तो हमारी माँ डर गई और उसके बाद अपनी माँ के यहाँ आ गई, यानी हमारी नानी के यहाँ। तो मैं नानी के पास चला गया। मतलब मेरी 2 बड़ी बहनें थी और 2 बड़ी बहनों की उम्र थी, एक 14 साल की, एक 15 साल की, और मैं बहुत 2 महीने का था। क्योंकि मेरे भाई बहन जो बीच में हुए उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए बड़ी दूरी रही इस तरीके से। तो माँ जो है हम लोगों को लेकर के नानी के यहाँ आ गई। हम नानी के यहाँ रहे 1.5 साल। वंदना की आवाज आने लगी। तो 1.5 साल जो है हम नानी के पास रहे। फिर उसके बाद में हम मौसा जी के पास चले गए मुरादाबाद में। वहाँ हमारे मौसा जी ने हमारी सबसे बड़ी बहन जो थी उसकी शादी कर दी। और जिस दिन शादी हो रही थी, विदा हो रही थी, उसी दिन मैं 2 साल का था उस वक्त, और दरवाजे पर खड़ा हुआ था तो एक व्यक्ति मुझे उठा करके भाग गया, किडनैप करके भाग गया। तो बारातियों ने देख लिया तो उसके पीछे पीछे दौड़े। ये पुरानी बात है काफी, मतलब समझिए कि मैं जन्म तो 1942 का हुआ, तो ये मतलब 44-45 की बात है। तो वो जो है रेल की पटरी की तरफ भागा, तो रेल की पटरी पास में थी, तो बारातियों ने घेर लिया, उसे पकड़ लिया। मौसा जी ने उसको पुलिस में दिया। और फिर जो है हमारी जो छोटी बहन थी उसकी शादी हमारी माँ ने चंदोसी नाम की एक जगह है, उसके पास सिसर का नाम का एक गाँव है, उसमें शादी कर दी श्री जंग बहादुर सक्सेना जी से। तो वहां पर शादी हुई। मैं भी उनके पास चला गया 2 साल की उम्र में ही। और उनके माँ बाप नहीं थे जीजा जी के, तो उन्होंने हमारी मदर से कहा कि आप यहीं रहिएगा। तो माता जी और मैं और बहन तीनों लोग हम गाँव से सरके में रहने लगे 2 साल की उम्र से ही। उसके बाद जो है पढ़ाई का नंबर आया, तो पढ़ाई गाँव में हो नहीं सकती थी। 4 किलोमीटर दूर चंदोसी शहर था, तो रोजाना सुबह को आता था पढ़ने के लिए, और शाम को दोपहर को चला जाता था, जीजा जी के साथ आता था। जीजा जी नौकरी करते थे वहां पर चंदोसी में एक प्रेस में, उनके साथ आता, उनके साथ ही चला जाता था। तो चंदोसी में जो है वहां पर मेरा एडमिशन करा दिया गया। जब एडमिशन करा दिया गया तो मैं वहां पढ़ने लगा। तो पिताजी ने सोचा ये थक जाता होगा, तो चंदोसी शिफ्ट हो गए हम लोग। मतलब 4 साल की उम्र में हम चंदोसी आ गए और वहां रहने लगे। दुर्भाग्य से जब मैं कोई 6-7 साल का था तभी मेरी माताजी का भी देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर हम बहन और मैं और बहनों के साथ 3 लोग ही बचे। लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, और जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरी बहन का भी देहांत हो गया, छोटी बहन का, जिसके पास में रहता था। उसके बाद फिर जो है मेरे बहनों साहब और मैं, हम 2 ही लोग रह गए। 9 साल की उम्र में चाबी हाथ में आ गई,
और रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तो हम 9 साल की उम्र से ही रोटी बनाना जान गए थे। और हम जो है चूल्हे पर रोटी बनाते थे उस जमाने में, और जीजा जी भी नहीं जानते थे, हम दोनों लोगों ने मिलकर रोटी बनाते थे। अनेक वर्षों तक हमने अपने आप खाना बनाया। यदि आपने कहा ना कि खाने में प्रवीण है, तो प्रवीण इसलिए है हमने जो प्रवीण है, जो कुछ भी है कि बचपन में बहुत खाना बनाया, बहुत बार लोगों को खिलाया रोटी में बना करके। तो ये सारा संघर्ष समय का रहा। तो ये होते होते लेकिन ये ईश्वर की कृपा ये रही कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक रहा, मोहल्ले वालों का बड़ा प्यार मिला, टीचर्स का बहुत प्रेम मिला। और कविता लिखने का जब 9 साल का था तब मैं जब 9वीं दर्जे में पढ़ता था, तो एक मेरे कक्षा जो गुरु थे वो भी कवि थे, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं जो हूँ कविता लिखने की तरफ चला गया। चंदोसी के अंदर ही एक चंदन मिश्र जी नाम के एक कवि थे, वो नए लोगों को बोलते थे, तो मैं उनकी निगाह में भी आ गया। तो मैं आपको ताज्जुब होगा, 16 साल की उम्र से ही मैं चंदोसी से बाहर कवि सम्मेलनों में जाने लगा। सन 1959 में कवि सम्मेलनों में जाने लगा। मुझे अभी 61 साल स्टेज पर जाते हुए हो गए हैं। तो ये सब रहा, संघर्ष रहा। तो 65 में मेरा विवाह हुआ अलीगढ़ से संतोष सक्सेना से। बहुत अच्छा परिवार, बहुत हम सास जो थी बहुत धार्मिक विचारधारा की थी और हमारी पत्नी बहुत धार्मिक विचारधारा की हैं। तो एक अच्छे परिवार से हमारा बड़ा हुआ और फिर हम जो है सन 65 में हमारी नौकरी लग गई यहाँ पर गाजियाबाद में। M.Com करने के बाद MA हिंदी करने के बाद प्रथम श्रेणी में यहाँ पे जल्दी मेरी नियुक्ति हुई हिंदी विभाग में। 37 साल पढ़ाया मैंने और 2002 में मैं रिटायर हुआ। और ये बेटी हमारी वंदना जो है, ये बहुत बड़ा जब से जन्म लिया देखा जाए हम बड़े सौभाग्यशाली रहे। इसके जन्म के बाद में, बेटे के जन्म के बाद में हमारा घर परिवार बहुत ही ढंग से जो हमारी सारी अभाव थे सारे अभाव दूर हो गए बिटिया के आने से। हमारा गीत ये बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बन। वो टीवी वो फिल्मों में भी आया दादा ना, वो गाना गाया गया फिल्म में। अब वो गवर्नमेंट ने आवश्यक कर दिया था उसको बजाना। तो वहीदा रहमान जी और दिया मिर्जा जी वगैरह जो है उसमें उन्होंने एक्टिंग किया इसके ऊपर 5-7 मिनट का है ये। तो वो जो है वो हुआ। तो मतलब ये कुल मिला करके सब आप लोगों की दुआओं से और लोगों ने बहुत दिया और किताबें लिखती चली गई। हमारी श्रीमती जी उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमें। अगर वो सहयोग ना देती तो हम नहीं कर पाते। हमारी बेटिया ने बचपन से ही हमें जो इतना लुभा लिया। इससे बड़ी भी बेटी थी एक, कविता नाम था उसका, वो जो उसकी भी डेथ हो गई थी, 3 साल की थी जब वो। तो उसके बाद ये जब जन्म लिया तो हमारे सबसे लाडली बेटिया ये रही। उसके बाद बेटे ने जन्म लिया जो प्रगति ऑस्ट्रेलिया में है। तो लेकिन वो सब अच्छी जगह पर है, ये भी अच्छी ससुराल में है अपनी। हमारे दामाद साहब बहुत अच्छे हैं। हमारी बेटिया भी लिखती है कविता है। इसकी वंदना की बेटी जो है वो भी लिखती है कविता है। तो हमारा पूरा परिवार कविता वाला है। मैंने बोला बहुत मतलब जो अभाव होते हैं वही भाव को जन्म देते हैं और कविता के लिए अभावों की आवश्यकता होती है। अभी भाव आएंगे तो लिख पाएंगे। शब्द तो वो एक प्रकार से मानता हूँ, शब्द एक तरीके से झोपड़ी की तरह से होते हैं, कुटिया की तरह से होते हैं। उनके भीतर जो अर्थ वही जो है कहीं जाकर साधु बन करके तपस्या कर रहा होता है। तो हमें शब्द के भीतर घुसकर उस अर्थ के पांव छूने पड़ते हैं जो शब्द के भीतर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। और फिर उस तपस्या के साथ मिल करके तब कहीं हम जो है कविता जो है सामने आती है। तो हमारा तो गुरु जो है उस शब्द के भीतर कुटिया के अंदर बैठा हुआ जो अर्थ है वो गुरु है हमारा, जिसके पास जाते हैं। बहुत ज्यादा। मैं जब दादा आपके बारे में मैं देख रही थी काफी सारे लोगों से। हाँ अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी प्लीज कहें। डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर कुंवर जी से। आपने जब रोटी बनाना सीखा था तो आपने उल्टे तवे पर बाजरे की रोटी सेकी थी। वाह वाह। जो उसका स्वाद था सर, उस पर आपने कुछ लिखा था, वो आप सुनाए। जी। तो असल में क्या था कि क्या ही होता, बचपन की बहुत सी चीजें होती हैं अचेतना में पड़ी रहती हैं और बाद में जब बड़ा आदमी होता है, जब थोड़ा उम्र बड़ी होती जाती है तो लेखन से जुड़ता है व्यक्ति। चलिए तब तक आप दादा का कोई गीत सुना दीजिए। आप लाइव हैं तो सुना दीजिए दादा का गीत। हाँ नहीं, दादा का तो मुझे मतलब काफी एक इंस्पायरिंग लगता है, जिस मोड से उठकर वो आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं।
तो जी। उनकी सिर्फ मुझे 2 ही पंक्तियाँ याद हैं किसी गीत की, तो वो जी। मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। बिल्कुल, होके बिल्कुल। मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। तो हुँ, ये 2 पंक्तियाँ ही याद हैं, इस मुझे तरह से काफ़ी हाँ। प्रेरणा भी देती है कि ये आवाज आ आप रही है ना? आप जी। निराशावाद में मत रहो, आप निराशा में भी हाँ, आशा को ढूँढो। हाँ, तो उसमें क्या था, फिर मैंने जो है जी, जी, दा तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। जी। पंक्ति आ गई थी, क्योंकि माता जी के नहीं रही थी, तो मैंने एक गजल कही थी। जी, अ, दादा जी। उसके अंदर ये शेर आ गया था जो रोटी बनाने से जुड़ा हुआ था। ताबे तवे रोटी बनाई, जब पहली बार रोटी जी। बनाई तो बनानी आती जली हुई थी, और बिना किसी सब्जी के खा रहा था। बड़ी मिठास था उसके अंदर। जीजा जी, जी के लिए बना के रख दी थी वो बाजरे की रोटी, वाह! जिंदगी में पहली बार बनाई। तो जी। था, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। वाह, वाह, माता वाह, वाह, वाह! वाह वाह। बदन बहुत बढ़िया। से तेरे बहुत खूब, आती बहुत खूब। है मुझे है माँ वही खुशबू, जो एक ओहो! पूजा के दीपक में हाँ, पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। अब वो पंक्तियाँ आती हैं। जी दादा, स्वागत है। हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं, पर उससे कमतर हैं। हजारों हाँ, खुशबुएं दुनिया में हैं, पर उससे छोटी हैं। किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है, क्या तेरी बात है दादा, हर बहुत खूब, वाह बहुत वाह। खूब। बहुत बढ़िया। बात यूं भी मेरे। अमित जी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे हाँ, वंदना दीदी से? हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वंदना जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप अपने पापा की जो ये बौद्धिक और साहित्यिक की जो एक अनुपम धरोहर है, इसको आप जी। किस तरह से देखती हैं? मैं उसे बहुत संभाल के रखना चाहती हूँ और उस परंपरा को बढ़ाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं पूरी तरह विरासत को। मेहनत में लगी हूँ, क्योंकि वो वाह! बिल्कुल, परंपरा बिल्कुल। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उस परंपरा को निभाऊं और पूरी तरह उस बिल्कुल, परंपरा को चलाऊं। बिटिया को आशीष है मेरा बहुत ज्यादा। जी। अ, और उन्होंने जो संघर्षों से बहुत बढ़िया, निकल कर मुझे सुनकर बहुत इस अच्छा चीज लगा। को जी जी, जी, और जी, जी। इसमें मैं ये कंटिन्यूएशन में एक ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना कि आप जैसे बचपन से ही अपने पापा की काफ़ी सारी रचनाएँ, काफ़ी गीत स्कूल्स के फंक्शंस में और काव्य मंचों पर आप काव्य पाठ करती थी उनका, पढ़ती और थी। आप भी जी करती थी, और आपको पुरस्कार रूपी प्रोत्साहन भी मिलता था उस चीज़ के लिए। तो क्या आज आज भी ये वाला जो फ़ेज़ है, आप जब किसी काव्य मंच पर जाती हैं, तो क्या लोगों की तरफ से कुछ ऐसा आग्रह आता है कि आप अपने पिताजी की कोई हाँ, गीत, कोई रचना पढ़ें, पढ़ या दीजिए मतलब वहाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है। बचपन में मैं स्कूल में तो अपने 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पे प्रोग्राम सुनाया करती थी, पापा जी के गीत जी, सुनाया करती थी, और वहां पे एक कवि दरबार प्रतियोगिता होती थी जिसमें कि आपको एक रचनाकार का गेटअप लेकर उसी की रचना को उसके तरीके से ही सुनाना होता था। तो जी। नेचुरल है कि मैं तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ही बनती थी, पैंट शर्ट पहन के पूरा बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल, गेटअप बिल्कुल। लेकर और जो है मैं कवि दरबार प्रतियोगिता में जाया करती थी और पापा जी के गीत सुनाकर, और वहाँ बहुत से मैंने प्राइज जीते। और अभी भी वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि मैं मंच किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो वहाँ पापा जी की जो प्रचलित गीत हैं या जो रचनाएं हैं, जो लोकप्रिय गीत हैं, वो मुझसे फरमाइश हो जाती है सुनाने फरमाइश के हो लिए। जाती है, हाँ। जी तो बिल्कुल। दीदी अभी और ये मैं फरमाइश हमारी तरफ से भी है कि जो आपका हमारी तरफ से पसंदीदा भी है, गीत हो दीदी ये डॉक्टर साहब हाँ, का, तो एक वो गीत हमें सुना जी दीजिए प्लीज। कोई एक गीत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गीत
और उसके शब्द और धुन दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और मैं जैसे खाली समय में होता है ना कि कुछ गुनगुनाने, तो पता नहीं वो ही मेरे दिमाग में रहता है हमेशा। उसकी धुन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही गीत आपके थोड़ा सुना देती हूँ। बिल्कुल दीदी, स्वागत। गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर। हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, हो न हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, वे सब तुम्हारे। ये वाला गीत मुझे बहुत ही पसंद है पापा जी का, और मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ कई बार। जी जी, आगे भी सुनाओ एक सुना जी। तुमने देखा मुझे प्रीत से जिस घड़ी, वह घड़ी बन गई फूल की पंखड़ी। तुमने देखा मुझे प्रीत से जिस घड़ी, वह घड़ी बन गई फूल की पंखड़ी। छू गई देह को जब किरण रूप की, छू गई देह को जब किरण रूप की, बस गया प्राण में चांदनी का नगर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, गीत वे सब तुम्हारे। बहुत खूब। बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, बात तेरी चली तो कथा बन गई। बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, बात तेरी चली तो कथा बन गई। आ गए आँख के मंदिरों में कई, आ गए आँख के मंदिरों में कई, छोड़ कर अश्रु श्रोता हृदय की डगर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे यहाँ उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे। तो ये गीत मेरा वास्तव में बहुत प्रिय गीत बचपन से रहा है। बहुत अद्भुत दीदी, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। तो मैं भी नहीं सुनाता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जो एक छोटा सा प्रश्न है दादा से, तो दादा मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी इस चीज को मैंने बहुत महसूस किया है कि जैसे आपके बहुत सारे, हर एक प्रोफेसर का एक तरीका होता है पढ़ाने का, अलग अलग तरीका होता है। तो जब मैं देखती हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो काव्य के स्टूडेंट्स हों, काव्य के शिष्य हों आपके, जैसे कि मैं जानती हूँ कि जब एक समय था, अब का तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जैसे डॉक्टर चेतन आनंद हैं, वो उनसे भी मैंने सुना, वो मतलब जो आपके जो स्टूडेंट्स रहे हैं, वो उनका एक जो आपके प्रति जो सम्मान और जो एक अद्भुत समर्पण है, वो बहुत दुर्लभ है और कहीं मुझे दिखाई इतना नहीं दिया जितना मुझे आपके केस में वो दिखाई दिया है। आपके बच्चे जो आपके शिष्य रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे, बिल्कुल एकदम
मैंने देखा है कि जैसे तुलिका सेठ जी हैं, वो भी मुझे बताती हैं कि मेरे गुरु हैं दादा, और डॉक्टर चेतन आनंद है, वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी मंच पर हो, आपको हमेशा याद करते हैं, कुमार चाहे वो कुमार विश्वास जी विश्वास भी साहब हैं हों, और चाहे कुमार प्रवीण विश्वास और शुक्ल जी दीदी हैं, हैं जी, प्रवीण शुक्ल प्रवीण जी। शुक्ल तो जी ये हैं। सब लोग जितना उनका जो समर्पण है दादा, वो देखते ही बनता है, वो दृश्य बनता है कि वो कितना अद्भुत, वो एक बहुत, वो उसके पीछे क्या है। और मैंने एक बात ये भी देखी है, सुना है आपके बारे में, कि जब आप हिंदी पढ़ाया करते थे कॉलेज में भी, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो शिष्य होते थे, वो साइंस स्टूडेंट्स जो होते थे, वो आके आपकी कक्षा में बैठ जाया करते थे, जबकि उनको जी साइंस के बिल्कुल बच्चे हैं, सच्चाई है। उनको हिंदी सीखने का उनको मन होता था, आपसे पढ़ने का मन होता था। तो उन सबके पीछे इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं दादा? क्या वजह रही, या फिर एक सहज आपका जो इतना सरल स्वभाव है, क्या क्या वजह है दादा इन सब की? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो विद्यार्थी को ही बेवजह मानता हूँ कि उसकी अपनी अपनी शैली है, अपना तरीका है, उसकी विनम्रता है, उसकी जिज्ञासा है, उसका भीतर जो आनंद है, उस आनंद को लेना चाहता होगा वो। तो गुरु तो जो सारी कक्षा को सुनाता है, सारी कक्षा को एक से सुनाया करता है, एक से गाता करता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं, कुछ ज्यादा करीब आ जाते हैं किसी भी शिक्षक के। तो मैं तो ये समझता हूँ इसमें ज्यादा बड़ा श्रेय मेरा ना होकर के उनका है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, वो भी मेरे विद्यार्थी रहे, मैंने क्लास में पढ़ाया है, मैंने उनको, मेरे अंदर ही पीएचडी भी किया उन्होंने, है ना। ऐसे ही डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हैं, उन्होंने वो मेरे विद्यार्थी रहे, उन्होंने मेरे अंदर पीएचडी किया। ऐसे ही 22 लोगों ने मेरे अंदर पीएचडी किया, जिनमें के बड़े बड़े नाम भी हैं। जी दादा। तो ये है, तो हुआ ये कि मैं जो है, क्योंकि कविता करता था, तो इसलिए कविता पढ़ाता था, तो कविता में मैं पढ़ाता नहीं था एक्चुअली। देखा जाए जैसे किसी प्रसाद की कविता पढ़ानी है, निराला की पढ़ानी है, या महादेवी जी की पढ़ानी है, जो भी कविता सामने आती थी उनको पढ़ाया करता था, तो पढ़ाता नहीं था मैं, उसमें आनंद में डूब जाता था, मैं अपने आनंद को अभिव्यक्त करता था उस समय। वो आनंद की अभिव्यक्ति जो वही विद्यार्थी के लिए लगता था जैसे ये कविता सुना रहे हैं, और उसी बीच में कभी कभी अपनी कविताओं की पंक्तियां भी डालता चला जाता था। तो इसलिए सबसे अच्छा लगता, मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे श्री बीएस माथुर साहब, बहुत विद्वान आदमी थे, एमएमएच कॉलेज में ही यहाँ, तो वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, वो मुझे सक्सेना कहते थे, सक्सेना जो तुम पढ़ा रहे होते हो, तुम बनारस से गुजरते हैं, तो तुम अच्छा पढ़ा रहे होते हो कि हम जो दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े होकर सुनने लग जाते हैं। तो इस तरह का। अच्छा, दूसरा क्या था कि हमें जो पढ़ाने वाले मिले टीचर, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो हम पढ़ते थे उस जमाने में, वो भी इतने अच्छे टीचर थे, उनकी जो शैली थी पढ़ाने की, जो तरीका था पढ़ाने का, तो विद्यार्थी उनके तरीके को भी अडॉप्ट करता है। तो वो मैंने जब मैं टीचर बना, तो वो जैसे पढ़ाया करते थे, जिस प्रकार से उदाहरण देते थे, जिस प्रकार से डूब जाते थे, उसी प्रकार से मैं भी, क्योंकि कवि भी था, इसलिए मैं कविता में और ज्यादा डूब जाता था, और मैं उसके भीतर के रहस्यों को पकड़ के लाता था, तो कहता था। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी की जिज्ञासा और मेरा ये स्वभाव कि कविता में रस में डूब जाना, ये दोनों चीजें मतलब आत्मसात करें, भूल जाता, मुझे लगता ही नहीं मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता था, एक ही लाइन को पूरा पेज निकल जाता था, एक ही पंक्ति में, इतना आनंद आता था उसमें, उसके आनंद के जो तरह तरह के आयाम थे, स्वरूप थे, उन सारे स्वरूपों को ढूंढ कर विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता था। और दूसरा तक बहुत मेहनत करता था, मैं विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ता था, खूब पढ़ता था। मैं लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ता था, मुझे अगले दिन पढ़ाना होता था, तो मैं होमवर्क करता था कि किस तरह से मैं विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अपना उससे संबंधित ज्ञान को दे सकूं। तो ये मेरा स्वभाव रहा। और वो जो क्लास की बात रही, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे घर पर अब आते हैं, जो मतलब कविता सीखने आते हैं कभी कभी, तो मैंने यहाँ पर 3 वर्ष मैंने वर्कशॉप किया था, आज से 24 साल पहले। तो मैं वर्कशॉप करता था, बृहस्पति का दिन निश्चित कर रखा था, सब लोग आते, आसपास के तमाम लोग आते थे, नए नए बच्चे, जो चेतनानंद वगैरह उस समय बच्चे थे, तो बड़े हो गए, ये सब आया करते थे। तो ये सब आकर के जो अपनी कविता लेकर आते थे, चाहे वो दोहा है, चाहे वो गजल है, चाहे वो गीत है, तो जितनी मेरी उस समय की समझ थी, उस समय के हिसाब से मैं इनको बताता था, और उनमें जो कमी होती थी, कमी दूर करता था, और उनसे ये लिखवा, और उनसे समझाता था कि ये तुम्हारी कमी क्या है, ये नहीं कि ठीक कर दिया, उनको बताते हुए मैं कहता था सब लोगों से, जरा बताओ क्यों। तो कुछ दिनों बाद तो ये हुआ कि लोग अपने आप बताने लगे, और जो अच्छी कविता लिख के लाता था उस जमाने में 5 रुपए इनाम देता था। जब किसी ने मतलब गजल अच्छी कही, तो मैं उसको 5 रुपए, उसको एक शेर पे 5 रुपए दिए। वंदना को भी दूंगा, वंदना को मिले पैसे,
अब ये जो हाँ, मुझे जो कम जो कर रही थी ना, मिले। लेकिन अब ये कह रही थी मैं जो बहुत बहुत दिनों से लाइव प्रोग्राम दे रही है ना, तो मैंने कहा 101 रुपया मेरी तरफ से ग्राहक प्रोग्राम का है। वाह वाह दादा, मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो वो भी ना, क्योंकि मैं ये भी देख रही थी दादा कि जैसे आपका इतना एकदम सहज सा सरल सा एकदम व्यक्तित्व है, वैसे मैं देखती हूँ कि आप इतने इतने मतलब उम्दा एक कलाकार कवि हैं, और आप इतने सिंपल हैं जैसे कहते हैं ना। तो आपको देख के वो, मैं जैसे आपके जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जैसे तुलिका जी हैं, दीदी हैं, वंदना जी, वो आपके स्टूडेंट भी हैं, बेटी भी हैं, और चेतन सर हैं, तो सभी लोग इतने इतने ही सहज, इतने ही सरल, इतने ही स्वीट से, मतलब वो एक आता है कि शायद गुरु से वो सब चीजें एक जो भी शिष्य होता है वो ले लेता है, और वो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है कि असली शिष्य वो ही लगता है। उसके लिए बहुत बधाई दादा। हाँ जी दादा। मेरी अपनी आदत ये रही है कि मैं बांटकर खाता हूँ। ज्ञान भी है तो बांट के सबको बांटना चाहिए। वंदना जानती है, बरसों से, आज से नहीं, जब मैं खाने के टेबल पर होता हूँ तो सबको कौरा खिलाने के बाद तो आखिर में खाना शुरू करता हूँ। हाँ, एक एक और पहले सबको खिलाते हैं। ना केवल घर पे ही, अगर कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, कभी लोगों की टेबल पर, एक टेबल पे हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तब भी मैं वहां पर भी सबको खिलाने के बाद 10 कभी हो, 12 कभी हो, 25 कभी हो, एक एक कौरा सबको खिलाने के बाद 26वां कौरा मेरा होता है। क्या बात है। तो मेरा ये रहता है कि मैं जो हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे लिए ही नहीं अकेले, बल्कि वो सबको बांटूं, दूं। ये मेरी प्रकृति में शामिल है। और ये सब मैंने अपने जीजा जी से ही बहुत सी बातें सीखी, तो जीजा जी ने मेरा पालन पोषण किया, क्योंकि वही मेरे माँ बाप की तरह से थे। उन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया मुझे। वो सामान्य व्यक्ति थे, जबकि किसान आदमी थे और थोड़ा मजदूर थे, वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हृदय बड़ा विशाल था। बहन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मुझे कलेजे से लगाया और उन्होंने मुझे वो प्यार दिया जो मतलब माँ बाप दिया करते हैं। तो इसलिए उनका जो संस्कार था, उनके अंदर ये बात कभी हमेशा, घर में ही हमारे कोई आता था, हम दो ही लोग जब थे, तो घर में कोई आता था तो हमारा यार दोस्त आता था, पहले वो दोस्त को देते थे, फिर मुझे देते। ये उनका स्वभाव है। कभी उन्होंने कही ये नहीं कि पहले मुझे दिया हो फिर मेरे मित्र को दिया, वो घर में आए पहले मित्र को दिया फिर मुझे दिया। तो दादा, यहाँ पर मैं एक रचना आपकी जो आप आज हमारे साथ साझा करना चाहें, वो एक हम सुनना चाहेंगे, जो आज आप हमसे अपने मन से जो आप चाहें, क्योंकि ये तो 2 फरमाइशी हो गई हमारी, एक अब आपकी इच्छा से जो आप हमें बताना चाहें, हमें वो पढ़ना चाहें दादा। नहीं, मैं सुनाता हूँ। तो ऐसे मेरा जो बेटा है प्रगीत, जो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में है, उसने भी 7वें दर्जे से कविता लिखनी शुरू कर दी थी। उसका भी एक संग्रह आ चुका है ना, दोहा संग्रह आ चुका है। तो वो भी इस प्रकार से जब मेरी कविताएं गुनगुनाता रहता था। तो मैं आज, क्योंकि बेटी मेरे सामने बैठी हुई है, तो क्यों ना मैं एक गीत जो उसकी शादी पे मैंने जो कार्ड छपा था 93 में जब शादी हुई थी, तो मैंने वो कार्ड पर वो गीत जो है दिया, कार्ड के साथ एक दूसरा कार्ड रखा था, वो गीत मैं आपके सामने में सुनाता हूँ। वो कार्ड में भी था। फिर बात के तमाम लोगों ने अपने जो उनकी शादियां हुई तो अपनी लड़की की शादी के साथ में कार्ड लगाए लोगों ने बाद में भी। तो वो गीत मैं सुना रहा हूँ। ये टीवी पर भी आया, बहुत ज्यादा टीवी पर भी गाया गया ये गीत, है ना। तो जी दादा, स्वागत दादा, स्वागत है दादा। तो बेटियां क्या हैं हम लोगों के लिए, वो बता रहा हूँ जी दादा। बेटियां शीतल हवाएं, बेटियां शीतल हवाएं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती, बेटियां शीतल हवाएं, ये तरल जल की परातें हैं, ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली तनातें हैं, लाज
की उजली बनाते हैं। है पिता का घर हृदय जैसा, है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां पावन ऋचा है, बेटियां पावन ऋचा हैं। बात जो दिल की कभी खुलकर नहीं कहती, बेटियां शीतल हवा हैं। आखिरी छंद इसका, उनके अंदर चपलता भी होती है और दृढ़ता भी होती है, दोनों चीजें, चपलता भी और दृढ़ता दोनों है। बेटियां शीतल हवा हैं चपलता तरल पारे की, है चपलता तरल पारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की। कुछ दिनों इस पार हैं लेकिन नाव है ये उस किनारे की। वाह दादा वाह, बहुत खूब, लेकिन नाव है ये उस किनारे की। बेटियां ऐसी घटाएं, बेटियां ऐसी घटाएं जो तलकती हैं नदी बनकर नहीं बहती। बेटियां शीतल हवा हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवा हैं। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ये गीत सुनकर मैं भी बहुत भावुक हो जाती हूँ। और आपके लिए लिखा गया होगा दीदी। जी बिल्कुल, मुझे प्राउड भी फील होता है कि ये गया। और ये दूरदर्शन पे छोटे लाल जी थे, एक म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने इस गीत को तुरंत मंगाया और गाया उन्होंने। इसकी शादी पे आए वो और टेप बनाकर लाए तो वो बजाया भी गया। तो उन्होंने वो गीत बदरी बाबुल कंगना चाहिए वाला जो गीत था, वो भी उन्होंने जो है टीवी पर गाया था, तो उसको बाद में फिल्म में भी आया है ना। जो तो इस तरीके से बड़ा स्नेह मिला सभी का। जी दादा। अमित जी, आपका प्रश्न जो है, जो दीदी के लिए आप रखें अपना प्रश्न। जी जी जी, धन्यवाद पूजा जी। वंदना जी, जैसे आप अपने आप में एक बहुत ही उम्दा कवियत्री हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी हैं, तो जैसे कभी आपको अपने पापा का जो एक साहित्यिक कद है, उसके सामने जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, वो आपसे बढ़ जाती हैं या उनका उन अपेक्षाओं का बढ़ना स्वाभाविक है, तो इस चीज को आप मतलब कैसे लेती हैं, या कोई प्रेशर होता है आपके, कैसे देखती हैं कि कोई प्रेशर है आपके पास, या कोई आपको ये प्रेशर एक प्रेरणा का काम करता है कि मुझको अच्छा करना है? बिल्कुल, तो इस चीज बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मेरे पिता हैं वो इतनी महान शख्सियत हैं, और जब लोग मुझे देखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन अरे तो शख्सियत है वास्तव में, इसमें कहने में कोई वो नहीं है, महान है ही। तो वास्तव में लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मतलब मैं भी कुछ अच्छा करूं, और वास्तव में मुझ पे प्रेशर कह लीजिए या मुझे प्रोत्साहन मिलता है इस चीज से कि मैं और अच्छा करूं, जिससे कि मेरे पिता का नाम रोशन हो कर पाऊं मैं, और उस परंपरा को पूरी तरह उन जैसे अभी तक उन्होंने इतनी मेहनत से उसको किया है, तो मैं उसे बरकरार तो कम से कम रख पाऊं। तो वास्तव में ये है। तो मैम, अभी आपने जैसे कोरोना काल में एक
एक गीत लिखा था कोरोना एंथम के नाम से, काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी सारे काव्य मंचों पर, काफी सारे शोज में आपने इसको गाया है। और हमने जब आप काव्य कोनर की हाँ सराहा भी गया है, और जो आप हमारे काव्य कोनर के एलबी पेज से लाइव आई थी तो मैंने उसको वहां सुना था। कह रहा है आज मौसम की घर में रहो। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ये कोरोना एंथम एक बार गाएं, जिससे सब लोग सुन सकें। एक बार दीदी पढ़ दें उसे, पढ़ दें एक बार जरूर जी। स्वागत दीदी। जी जी, वास्तव में ये जो गजल मैंने लिखी लॉकडाउन के पीरियड में ही ये लिखी गई, और मैंने कई प्रोग्राम्स में गाई, तो लोगों ने उसे, मेरी बिटिया ने भी बल्कि और बहुत लोगों ने इसको कोरोना एंथम नाम दिया। तो शायद मैं कहीं उस चीज को शायद कह पाई हूँ पूरी तरह, जो हम इस समय माहौल है हमारा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक पापा जी के बारे में 2 बात और बताना चाहती हूँ कि आपने बताया कि वो चित्रकार हैं और डिशेस भी, वो तो मैं वास्तव में जो डिश बनाते हैं वो तो मैं जब शादी होकर अपने ससुराल पहुंची तो वहां भी मैंने बहुत वाहवाही लूटी डिशेस बनाकर वो वाली। और जो है वो बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं, ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा। वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। दीदी मैंने बताया, अच्छा, मुझे पता चल गया था। अच्छा जी। तो ये सब हमने बचपन से पापा जी को देखा। तो चलिए मैं उस गजल की तरफ लेकर चलती हूँ आपको। बिल्कुल दीदी, स्वागत। कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो, मुश्किलें होंगी सभी कम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम। सारी दुनिया हो ये खुशहाल करम ऐसे हो, सारी दुनिया हो ये खुशहाल करम ऐसे हो, आँख भी हो न कोई नम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो, मिल ही जाएंगी सभी खुशियां तुम्हें भी एक दिन, मिल ही जाएंगी सभी खुशियां तुम्हें भी एक दिन, दूर हो जाएंगे सब गम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो। बहुत खूब दीदी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत। दिल में बारूद है और संग है आगन नफरत की, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दिल में बारूद है और संग है आगन नफरत की, आदमी हो गया है बम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो। और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके लिए कहती हूँ, तुम भी तो लाओगे बदलाव नई दुनिया में, तुम ही तो लाओगे बदलाव नई दुनिया में, छोड़ना मत कभी संयम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो। और कहती हूँ बहुत खूब अपनी हिम्मत है मेहरबान तो हमें क्या डरना, अपनी हिम्मत है मेहरबान तो हमें क्या डरना, जिंदगी जाए ना ये थम कि अभी घर में रहो, कह रहा आज का मौसम कि अभी घर में रहो। आखिरी है,
मौत जी, मर जी, स्वागत। जाए तुम्हें देखते ही हो ऐसा, मौत मर जाए तुम्हें देखते ही हो ऐसा, हौसलों में रखो तुम दम कि अभी घर वाह, में रहो, वाह कह वाह वाह रहा वाह। आज का बहुत उम्दा। मौसम कि अभी घर में रहो, घर मेरा कि हो। अभी वाह, घर में रहो, बहुत अच्छा, बहुत कि अच्छा, क्या वाह। बात है दीदी, बहुत अच्छा दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, सभी का। पापा जी बहुत का उम्दा, बहुत। आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहता है जी। खूब खुश रहो, खूब ऐसे ही करो, खूब आगे बढ़ो, खूब इसी तरीके से। हाँ, और बेटा साहित्य की सेवा में जी, संवेदनशील बना रहता है व्यक्ति, और संवेदना बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। सारी दुनिया के जी साथ पापा में केवल संवेदना के बिना कुछ नहीं है। तो और वेदनाएं तो जी मिलती हैं, जो वेदनाएं मिलती जी, हैं वो संवेदना को जन्म देती हैं। वो संवेदना जन्म जी देती है बिल्कुल हैं? तुम्हारे दिल जी, की चुभन भी है ना, गमों जी की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर निकाल कर देखो, तुम्हारे दिल क्या की बात जी, चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। निकाल कर आहा, देखो, आहा, वाह 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 दादा, सही। क्या बात है दादा, वाह, संवेदना जो होती बहुत है वही उम्दा। अमित जी, अब आप आगे बढ़े, अब दीदी से कुछ और प्रश्न हैं आपके, एक बारी उन्हें भी ले लें। हाँ दीदी, मेरा ये क्वेश्चन एक और है कि जो डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर कुंवर सर हैं, वो आपके गुरु भी रहे हैं और आपके पिता भी हैं। तो जी दोनों ही जो ये भूमिका है, इनको आप कैसे देखती हैं? मतलब आप वो एज ए गुरु उनका एक अलग बिहेवियर था, या एज ए फादर वो अलग बिहेव करते थे, या दोनों एक साथ ही थे? कैसे आप देखती हैं? उस पर आप थोड़ा नहीं, बताइए। जी बिल्कुल, आप अच्छा वो पूछा है आपने प्रश्न कि पिता और गुरु दोनों के रूप में वो डिसिप्लिन के तो पक्के हैं वाह डिसिप्लिन उन्हें जी, पूरा चाहिए, अनुशासन पूरा होना चाहिए। बल्कि जब पापा जी घर में होते थे, हम लोग जब छोटे थे, तो बिल्कुल घर में ना ऐसे कर्फ्यू सा लग जाता था जैसे ही पापा जी आते थे तो अनुशासन उन्हें पूरा चाहिए, लेकिन वो वैसे हम लोगों के साथ खेलना, हमारे साथ मूवी देखना, घूमने जाना, वो भी उन्हें बहुत पसंद है, और अभी भी है और जब भी था। और अब तो मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी सब बिल्कुल उसी अच्छा तरह से दीदी, उन्हीं के साथ रहते हैं। मेरा एक प्रश्न जी और है दीदी यहाँ पर कि जी जैसे दादा, हम जानते हैं कि दादा ने 4500 से ऊपर कवि सम्मेलन और काव्य गोष्ठियां और ये सब किया है, और उसके अलावा जी दादा 25 देशों में जी यहाँ विदेश की और देश विदेश में इतना मतलब रहे हैं, और 25 देशों में काव्य पाठ करके आए। तो जब वो जाया करते थे तो बहुत बहुत दिन के लिए उनको जाना पड़ता रहा होगा। तो उस वक्त जी आपको मतलब कभी ऐसा परिवार को कभी लगा कि दादा समय नहीं दे पा रहे हैं, या समय का अभाव कभी परिवार ने कभी महसूस किया दादा की तरफ से, या ऐसा कुछ? तो उस वक्त कैसा महसूस होता था आपको कि चलिए जी पापा भी नहीं है पर किसी अच्छे कार्य के लिए गए हुए हैं, या उनको मिस करते थे? क्या क्या उस पे थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि कैसा उस वक्त आपको महसूस होता था दीदी? जी हम लोग छोटे थे तब से ही हमने देखा कि पापा जी ज्यादातर बाहर ही रहा करते थे, करीब महीने में 15 डेज तो वो बाहर होते ही थे, इतने प्रोग्राम सुन के रहते थे। और हम मिस तो करते थे खैर उन्हें, जैसे अब कई बार ऐसा होता था कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पे भी वो मॉरिशस चले गए थे, तो हमें लगा, लेकिन फिर हमें लगता था कि नहीं, वो एक दुनिया से अलग हटके व्यक्तित्व है उनका, अलग है वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलग निराले तो है ही हमारे पापा। तो ये चीज हम मानते थे कि भाई दुनिया के फादर से थोड़ा अलग है हमारे फादर, तो ये थोड़ा सा एक सैक्रिफाइस कह लीजिए, या हमें ये चीज वो भूलना पड़ेगा इस बात एडजस्ट को कि करना हाँ पड़ा, हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी ये चीज पापा जी को भी शायद फील होती थी। तो वो जब कभी हफ्ते भर के लिए या 15 दिन के लिए भी बाहर जाना पड़ जाता था, तो वहां से वो हमें ना पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, और वहां से चिट्ठी वाह लिख के हमें वो, जबकि
4 दिन में हमारे पास पहुंचती थी चिट्ठी, लेकिन हमें पूरा वो मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम्हें मम्मी का पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना है, और मतलब पूरा हमें गाइड करके उसमें लिखा करते थे, और फिर ये भी लिखते थे कि मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तो हमें ऐसा फील नहीं होता था, हमें लगता था पापा जी हमारे साथ ही हैं इस समय भी। बस थोड़ा हाँ समय का तो लगता था कि त्योहार वगैरह पे जरूर हम मिस करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब गौरव की बात आती है दीदी, तो अभी भी मेरे पास है। क्या बात है, क्या बात है। तो लेकिन जब गौरव की बात आती है दीदी, तो ये सब, हाँ लेकिन ये नहीं बता रही, जब मैं वहां से आता था कितना सारा सामान लाता था बच्चों के लिए। कम से कम इन बेचारों को अभाव लगा है, मुझे भी अभाव लगता था बचपन में, तो फिर भी तो वहां तो नई नई चीजें लाता था उनके लिए। ये बात बिल्कुल सही पापा जी ने कहा। जब कहीं बाहर से आते थे ना, तो पापा जी का तो हमें आने की खुशी होती ही थी, लेकिन हमारा ध्यान उनकी अटैची पे होता था कि अभी अटैची खुलेगी तो इसमें से क्या निकलेगा हमारे लिए। और वो आदत पापा जी की आज तक भी है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं हमारे लिए, अब तो मेरे बच्चों के लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, मतलब सबके लिए, परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ, चाहे छोटी सी गिफ्ट लाएं, लेकिन जरूर हमें अभी भी वही आदत पड़ी हुई है कि वो बाहर से आते हैं तो हम अटैची खुलने का इंतजार करते हैं। और वो रहता भी है ना दीदी, मैं तो ये कहूंगी कि अभी दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड ये रहता होगा कि पापा गए हैं, हमारा गौरव है पापा, और देश का गौरव है एक तरह से। तो देश का गौरव, अब देश को रिप्रेजेंट करने कहीं पर गया है, एक देश की तरफ से खड़ा होने गया है, तो बहुत अंदर से ही गौरव से ही मन झूम उठता होगा आपका कि वास्तव में एक गर्व महसूस होता है। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ। मैं बल्कि भगवान से कामना करती हूँ कि मैं हर जन्म में उन्हीं की पुत्री बनूं। पुत्री ही बनूं, मैं भी यही कामना करता हूँ तेरी जैसी बेटी हो हर जन्म में। मेरे दामाद जैसे दामाद मिले, जैसे मेहमान मिले, हमारे बालक जैसे हैं, इतना मतलब प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। दादा मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अभी ये फादर्स डे पे आप जो इतने फॉलोअर्स हैं, या पहले दीदी से पूछ लेते हैं। दीदी आप जो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम, दीदी आप जो है फादर्स डे पे पापा को, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को किस तरह से, मतलब उनको विश करना चाहेंगी, या किस तरह से उनको क्या कुछ प्रेजेंट के तौर पे क्या कुछ उनके सामने नजर करती हैं? जी मैं पहले 2 हाइकू पापा जी के लिए मैंने लिखे हैं, वो बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है दीदी जी। कड़क बोल मन मोम सरीखा, सिर्फ पिता है। कड़क बोल मन मोम सरीखा, सिर्फ पिता है। सबकी चिंता सहजता दृढ़ता, सबकी चिंता सहजता दृढ़ता, सिर्फ पिता है। सिर्फ पिता है। वाह 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 दीदी, बहुत। और 4 पंक्तियां मैं अपने पापा जी को समर्पित करती हूँ जी। हैं पिता हमारे मृदुभाषी, हैं पिता हमारे मृदुभाषी, जीवन की अनुपम है मिसाल, वह कर्मठता की प्रतिमूर्ति, उनमें सहजता बेमिसाल। साहित्य जगत का ध्रुव तारा, लोगों के हृदय की धड़कन है, वह ज्ञान प्रसारक हिंदी के सकारात्मकता के दर्पण है। क्या बात है दीदी, बहुत खूब। क्या बात है दीदी, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी। मैं दादा आपसे एक प्रश्न मेरा है कि जैसे आज आप अपने बच्चों को देखते हैं, आपने जो इतना संघर्ष किया जीवन में, इतना कुछ अपने, जो आज आप देखते हैं कि आपके बच्चे जैसे प्रगीत सर हैं, वंदना दीदी हैं, ये लोग अभी आपकी तरह, आपकी जो विरासत है, साहित्यिक विरासत है, उसको लेके अपने साथ आगे बढ़कर चल रहे हैं, उसको लेकर जा रहे हैं। तो आपको अब दीदी इतने मंचों पर जाती हैं डेली, अब मैं सोचती हूँ इनके इतने लाइव शोज आ रहे हैं आजकल, दीदी इतने मंचों पर जाती हैं, इतने सारे मंचों से जुड़ी हुई हैं और इतना अच्छा कर रही हैं, तो ये सब देख के आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है दादा?
बिल्कुल, देखिए असल में क्या है, गुरु और पिता दो ऐसे पात्र होते हैं। जी पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ जब देखता है तो उसकी आंखें जो है ना कमल का फूल बन जाती है, खिलती हुई सी। उसका हृदय जो है वो बिल्कुल खिल उठता है। और ऐसे जो गुरु हैं वो शिष्यों को जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उसके मन के अंदर ये अलग प्रकार का उत्साह जागृत होता है। और एक मेरे ये वंदना इतना काम कर रही है, पढ़ाती भी है, घर गृहस्थी भी है, और ये इतनी अच्छी कविताएं भी लिख रही है। मतलब मैं कभी यार ताज्जुब होता है कि इतना बढ़िया ये कैसे लिख लेती है। मतलब बिल्कुल इतना परफेक्शन के साथ। सब आपका आशीर्वाद है पापा जी। ना वो बेटा अलग बात है, लेकिन मतलब फिर भी है, मुझे भी लगता है और बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्ची ने जो है इतना आगे बढ़ करके परफेक्शन के साथ कह रही है, और ऐसी बात कह रही है, कोई नेगेटिव बात नहीं कहती, पॉजिटिव बात कहती है। मैं जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहा हूँ। वंदना को पता है, सब लोगों को पता है, मेरे कवि को पता है, मेरे सारे रिश्तेदारों को पता है, मैं बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। जब नेगेटिव स्थितियां आती हैं, जितनी भी ज्यादा नेगेटिव स्थितियां आती हैं, उतना ही ज्यादा मैं पॉजिटिव होता चला जाता हूँ। ये मेरा स्वभाव में, जितनी भयंकर परिस्थिति आएगी उसी में मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा और सोचूंगा कि क्या करूँ। इसलिए मैंने वो शेर भी कहा था, आपको प्रसिद्ध भी हुआ, काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, तो ना और दुनिया तो सब तरह की है ना, दुनिया तो आपकी आलोचना भी करेगी, अच्छे कामों की आलोचना भी करेगा आपकी। तो मैंने कहा था बहुत पहले कि 2-4 बार हम जो कभी यहाँ सजा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अमित जी आपने भी सुना होगा, 2-4 बार हम जो कभी यहाँ सजा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। तो मैंने जवाब दिया, भले ही जहां ने पत्थर उठा लिए हों, लेकिन हम उससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो मुकाबला करने का तरीका मेरे पास था वो ये, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। मैंने कहा उसमें फेंके मुझ पे पत्थर, उसमें फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी में मारता पानी तो, और यहाँ तक कहा फिर मैंने आगे चल करके कि बिल्कुल एकदम नेगेटिव बात में फिर पॉजिटिव बात ढूंढी और ये कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहा कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। खास देखिए दुनिया ने, जो मेरे श्रोता लोग सुन रहे हैं, बहुतों के इसमें कमेंट करा रहे थे, मैं देख नहीं पाया, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नाम भी नहीं देख पाया, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन सबको बहुत प्रणाम के साथ बात करता हूँ। उनको बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने लोग इसमें जुड़े हैं। तो मैंने इस बात को यूं कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। आप सुनिएगा कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, बिल्कुल नेगेटिव में पॉजिटिव बात, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। सकारात्मक सोच। हाँ, और जो पंक्तियां इसके बाद जो आती हैं नितांत मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई। अब मैं मेरी जिंदगी जाने ली, बचपन में जो मेरा संघर्ष करना पड़ा, ट्यूशन करके पढ़ा, 7 ट्यूशन पढ़ाता था, 7 घरों में जाकर 10-10 रुपए ट्यूशन पढ़ाता था, 70 रुपए मुझे मिलते थे पूरे महीने भर में, जिससे मैं अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं, है ना। जीजा जी घर ऐसा नहीं होता, घर में कुछ तंगी नहीं थी, लेकिन जो खर्चा होता है ना पढ़ाई लिखाई का होता है, वो जो है मैं चाहता था मेरा पॉकेट मनी मेरे पास हो जिससे मैं कर सकूं। 90 रुपए की क्लर्की करी है। जब मैं एमए हिंदी कर रहा था और एमकॉम करने के बाद ही मैंने क्लर्की करी लाइब्रेरी, 2 साल पढ़ा मैं हिंदी पढ़ने की वजह से ही। हिंदी पढ़ने की वजह से मैंने, जब मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हो सकता था तब भी मैंने जो है हिंदी ज्वाइन करी 7 से 9:30 तक, और 10 से 5 तक नौकरी करता था और 6 से 7 तक ट्यूशन पढ़ाता था। जो हमारे कैसे थे, जो उन्होंने कहा, हमारे मित्र जी थे वो, मतलब माता जी कहता था मैं, तो उनके जो लड़का था वो मेरा दोस्त था, तो उनका जो भाई था उनको सारे ट्यूशन छोड़ दो, चाहे हमारे बच्चे को तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो वो ट्यूशन भी पढ़ाने की आदत बचपन से थी, तो इसलिए वो जब आपने पूछा था ना कि आप पढ़ाते हो तो लोगों की, तो वो असल में बचपन से पढ़ाने की आदत हो गई, तो वो समझा के पढ़ाने की आदत हुई, है ना। तो इसलिए वो जो है मैं हुआ। तो वो क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि वो जो कह रहा था कि 2 पंक्तियां नितांत मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो संघर्ष भी देखिए, तो कुंवर बेचैन जो बचपन में क्या था और अब आपकी दुआ से आप लोग इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब,
मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। संटी समझते हैं ना, बैत, जी ना, जी हाथ जी बड़े जी जी छड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल समझिए कि जैसे सूर्य की किरणें आती थी तो मुझे लगता है सूर्य की किरणें नहीं है, ये संटियां आ रही हैं जो मेरे पीठ पर पड़ने वाली। सवेरा होता था, एक मुश्किल का दिन शुरू होता था, तो कहता हूँ संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सर बना दी। मैंने उन्हीं में बांसुरी के सर बना दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मैंने उन्हीं के जोड़ के घर बना लिए। तो मैं ये कहता हूँ वंदना से, प्रगीत से और अपने शिष्यों से और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी नेगेटिव मत बनना। नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति खुद भी परेशान रहता है और अपने आसपास के व्यक्तियों को भी परेशान रखता है। इसलिए पॉजिटिव बने रहो, जो सबके साथ आए। हर आदमी, बड़े से अमीर से लेकर गरीब तक, हर आदमी किसी किसी दुख में है, अमीर भी दुखों में है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि दुख कितने क्यों ना मिले, सब तरह के अपने अपने दुख होते हैं, लेकिन अपने आप को सकारात्मक बनाए रहें। जिंदगी का यही तजर्बा मेरा कर रहा है, जितने सकारात्मक बने रहते। दादा मेरी एक फरमाइश, बोलो दादा मेरी एक फरमाइश है आपसे। वो एक आपका जो है एक शेर और एक मतलब एक शेर है, वो पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है वाला, एक बार वो बोल दीजिए। चलो सुनाता हूँ। असल में क्या है कि वो कई बार ऐसे शेर अचानक निकल जाता है और उस प्रकार का हो जाता है कि दुनिया के लोगों से भी हो जाता है और परमात्मा से भी हो जाता है। इसे मार्फत का शेर कहते हैं कि अगर आप जरा सिर हाथ ऊपर कर दो तो लगता है खुदा से बात कर रहे हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं, और सामने व्यक्ति वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो लगता है उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं तरुणों में सुना, आपने वैसे सुनाऊंगा, तरुणों में सुना। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जना भी साथ दे तो और बात है, पर तू जना भी साथ दे तो और बात है, पर तू जना भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग। रिश्तों की बात कहता हूँ, दुनिया में कोई भी रिश्ते कहना हो, और अगर सब रिश्ते साथ साथ चलें तो क्या आनंद है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक पांव से ही चल रहे हैं, रिश्ता है लेकिन एक पांव से चल रहे हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। एक शेर और है जो लोगों ने कम सुना है, मंच पे कम सुनाता हूँ, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कि आज का प्रेम जो है ना, उस प्रेम पर मैंने टिप्पणी की है एक प्रकार से। एक जो गीत होता है, गीत में एक मुखड़ा होता है और मुखड़े के बाद में अंतरे शुरू होते हैं, और एक हमारे जैसे एक मुखड़ा है और हमारा अंतर्वाणी हृदय होता है। तो मैंने दोनों को मिला के करने की कोशिश की है, शायद पसंद आए। देखिएगा अमित भाई, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा, और जो लोग सुन रहे हैं सबको भी अच्छा लगेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, बहुत खूब दादा, बहुत खूब, बहुत सुंदर, तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। हर व्यक्ति गाता रहे, हर व्यक्ति दूसरे से कहता रहे, तो सारे विवाद समाप्त हो जाए, चाहे ना का ये भी दादा मेरा एक पसंदीदा है आपका, जो आपकी ये भी मुझे बहुत पसंदीदा है, ये मैं बहुत सुनती हूँ इसको, तो इसलिए मैंने कहा कि आज ये फरमाइश जरूर करो। यही वाला जो भी आपने गाया ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने बोला कि मैं दादा से जरूर सुनूंगी आज। जब कभी संचालन करते हैं कभी सम्मेलनों में और वो संचालक होते हैं तो मेरा नाम लेकर के वो
जो है, और वो इससे शुरू करते हैं। तो हमारे गुरु जी ने कहा है, पूरी धरा भी साथ दे तो हर बात है, परंतु जरा भी साथ दे तो हर बात। जी दादा, पापा जी के शेर तो बहुत से संचालक लोग कोट करते हैं, ज्यादातर प्रोग्राम्स में जो संचालक हैं वो पापा जी के शेर जरूर लेते हैं। जी जी। तो अब मैं चाहूंगी दादा, फादर्स डे पे जो एक युवा वर्ग जो आप जिनकी आप एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? और अगर वंदना दीदी को भी कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, जो लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप कोई मैसेज उनको दे दादा, ये फादर्स डे के उपलक्ष्य में जो कहना मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए फादर भी, और इंसान के बतौर भी, भारतीय नागरिक होने के नाते से भी, इस बिटिया का पिता होने के नाते से भी, ये एक तो सारी दुनिया जो है ना, बेटी और बेटे में कोई अंतर ना करे। मैं एक घटना बताता हूँ। मैं वंदना जो बैठी हुई है, एक दिन मैं जब ये आई थी और दामाद वगैरह सब आए, बच्चे आए हुए थे, कार से उतरी, कार में जब बैठ रही थी तो मैंने उसको कैलेज से लगा कि हमें बेटा बहुत दिनों बाद आए, तुम तो मेरी बेटी नहीं, तुम बेटा हो। तो ये नाराज हो गई, बोली क्या मतलब, बेटा हो तो मतलब मैं ठीक हूँ, बेटी होकर नहीं कर सकती। मैं कहा तुम तो मेरे बेटा हो। कहा तो इसका मतलब तुम ये अकेले ये नहीं कर सकते, तुम मेरी बेटी हो, बेटा कहने की जरूरत क्या थी। मतलब ठीक है, बेटा भी काम करते हैं, बेटे बड़े होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कि बेटी छोटी है कोई, क्या है ना। तो आप उसको बेटा कह करके बड़ा बता रहे हो। बेटी का बड़ा नहीं बता सकते। मैं इसके पाँव पड़ गया, मैंने तो नई शिक्षा दी मुझे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ये भाई, ये जो बेटी बेटे का अंतर है, समाप्त किया जाए, और सचमुच जो बेटियां हैं बड़े बड़े काम कर रही हैं, उनका स्वागत किया जाए, उनको स्नेह दिया जाए, और उनको ना आदर के, वास्तव में बड़े बड़े काम कर रही हैं बेटियां। आप देख नहीं रहे तो सारा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं इसमें आगे नहीं बढ़ी हो। तो एक ये कहना चाहता हूँ, और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से नफरत खत्म करो भीतर से, है ना। नफरत जो है भीतर से खत्म करो, क्योंकि नफरत जो है हमारे नाखून की तरह होती है। तो मैंने नाखून ना बढ़ते चले जाते हैं अपने आप। तो मैंने कहा बेटा कि उंगलियां तो एक सीमा तक वहीं पर रुक गई, उंगलियां तो एक सीमा तक वहीं पर रुक गई। उंगलियां निर्माण का प्रतीक है और विध्वंस का प्रतीक है। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी। देखो बड़ा बड़ा कितने वर्षों में कितनी हमारा सृष्टि का विकास होता है, और बम पड़ जाए एकदम जाकर तो सारा विनाश हो जाता है। कोरोना आ गया, इसने बीमारी विनाश कर दिया। तो उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी, फिर रुक गई, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, नाखून ही बढ़ते रहते। तो हम इन नफरत के नाखूनों को न बढ़ने दें, बढ़े तो काट दें। फिर जो हम जो है निर्माण का काम कर सकें, तो निर्माण बड़ी चीज है, विध्वंस बड़ी चीज नहीं है। इस बात को सोचें। हम बहुत मुश्किल से निर्माण हो पाते हैं, देश का हो, व्यक्ति का हो, समाज का हो, तो उसको बहुत आदर दें। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल हर हालत में किसी तरीके से भी हम नेगेटिव व्यक्ति न बने, हम पॉजिटिव सोच के व्यक्ति बने। अगर हम बहुत समस्याओं में भी हैं, किसी में हमारे झगड़े फसाद भी हों, तो पहले हमारे पास रास्ता प्रेम का है। जी दादा, ये नहीं हम तो देखते हैं ट्रेन में, देखते हैं कि एकदम आए और जरा पैर लग गया तो कांटेबाजी शुरू, यहाँ तक हत्या हो जाती है। तो ये कोई रास्ता हुआ? एक खास बात बताता हूँ, समय हो आपके पास तो ये खास बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, वंदना कोई मालूम है सबको, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा गुस्सा होता है, ये मानता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ा हीरा क्या है आपके पास, तो मैंने कहा एक है मेरे पास हीरा। बोले कौन सा? मैंने कहा वो है मेरा गुस्सा, क्रोध। मेरा क्रोध जो सबसे बड़ा हीरा है। मैं जानता हूँ छोटे बच्चा भी अगर गुस्से में जब होता है तो आप उसको 4 लोगों में बस में नहीं आता, वो इतनी ताकत हो जाती है उसके अंदर, छूट छाट के भागता है, नहीं भागता है। तो गुस्से में ताकत कितनी है, क्रोध में ताकत बहुत है ना। तो मैंने ये कहा कि सब्जी लेने जाओगे बाजार में तो छल्ला लेके जाओगे या हीरा लेके जाओगे? बिल्कुल।
आप कहोगे भैया 2 रुपए की भिंडी दे दो, ये थोड़ा एक हीरे की भिंडी दे दो। तो हीरा कहाँ खर्च करना है, हीरा कहाँ खर्च करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना। क्रोध को बचा कर रखो, तिजोरी में रखो, है ना, तिजोरी में रखो, जो है लॉकर में रखो बंद करके क्रोध के लिए, है ना। और जो भी रास्ता हो सकता हो ये सब आखिर में निकाल। जो होता है ना घर में आदमी कुछ नहीं बचता, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, गरीबी में आ जाए, कोई समस्या में आ जाए, तो हीरे को सबसे आखिर में निकालता है, सबसे पहली बार निकालता नहीं करता है। हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में हम यही देख रहे हैं कि क्रोध नाम का जो हीरा है, जो सबसे बड़ी ताकत है आदमी की जिंदगी को नंबर 1 पर निकाल देता है और तो दूसरे की हत्या कर देता है। दूसरा आदमी भी, उसका घर भी बर्बाद हुआ, इसका भी बर्बाद हुआ, जैसे हमारा बर्बाद दोनों के घर होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि हम क्यों ना पहले उसे खर्च करें, प्रेम को खर्च करें। जब प्रेम को ना माने और प्रेम को खर्च करें और करें, जब आखिर में कुछ ना बचे तो उस हीरे को निकालो, तो उस हीरे को काम लो। बहुत 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 उत्तम विचार दादा, बहुत अच्छे। समाज से कहना चाहता हूँ क्रोध को बहुत संभाल कर रखो, बहुत संभाल कर रखो, नहीं खर्च करो, बहुत बाद में खर्च करो, जो बिल्कुल सिर्फ आफा किया जाए। तो बस ये है कि दादा आजकल जो एक युवा पीढ़ी है या जो भी हैं, तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आपकी बातों पे अमल जरूर करें, क्योंकि बहुत उम्दा बातें आपने कही हैं और बेशक वो विचारने भी हैं और अपनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और मैं इस कार्यक्रम का दीदी और सर, अब हम इसको, क्योंकि काफी समय हो चला है, अरे बहुत समय हो गया, 1 घंटा 25 मिनट हो गए सुना। जी दादा, तो हम इसको आप लोगों ने पता ही नहीं लगने दिया समय का। दादा, हम इसको आगे की तरफ, अब समापन की तरफ ले जाएं, और उससे पहले मैं आप दोनों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप दोनों ने अपना इतना मूल्यवान समय जो है, इतना अमूल्य समय अपने निकाला और आज हम लोगों को दिया। और इससे सिर्फ हमारे नहीं, जो लोग, जितने दर्शकों ने आपको सुना, उन्हें एक विचारधारा उनकी बनी होगी, बेशक विचारधारा बनी होगी, जिस तरह की विचार दादा ने अभी इसके सामने रखे हैं, और वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है, तो काफी प्रेरणा भी लोगों को मिली होगी, इस आशा के साथ। और अमित जी और मैं एक अंत में, क्योंकि आज फादर्स डे है, तो मैं भी चाहूंगी कि एक मैसेज में अपने पिता को, लड़कियां बड़ी फायदेमंद होती हैं दादा, बहुत फायदे में रहती हैं लड़कियां, उन्हें 2 पिता का जो प्यार है, प्रेम है, स्नेह नसीब होता है, क्योंकि वो शादी के बाद जब उनके जो ससुर होते हैं वो भी पिता स्वरूप ही होते हैं। तो मेरे पिता स्वरूप मेरे ससुर करण सिंह जी का और मेरे पिता मिस्टर ईश कुमार गंगानिया को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनको हैप्पी फादर्स डे विश करती हूँ कि आपकी बिटिया निसंदेह, मतलब आपके राहों पर चलेगी, जैसा आपने उसके लिए राह सोच के रखी है वैसे चलेगी, और आपका नाम करने की पूरी कोशिश करेगी, बाकी कुछ गलत रास्तों पर नहीं कभी जाएगी। और ये एक आश्वासन है एक बेटी की तरफ से, मैं अपने पिता को बस यही दे सकती हूँ, मेरे पास यही है। और मेरी तरफ से विश कर देना फादर को, बिल्कुल दादा, बहुत बहुत प्रणाम करना। और मुझे पूरी आशा है कि आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं ना, आपके अंदर भी बड़ी ऊर्जा है, आपके अंदर भी वो तमाम बातें हैं जो कि विकास के लिए जरूरी होती है, और जिस पर पिता नाच करेगा, जैसे मेरी बेटी पे नाच में करता हूँ, ऐसे आपके पिताजी आपको बेटी। जी, मेरे पिता ने दादा बस एक ही बात सिखाई है कि बेटा सत्य के ऊपर ही चलना है, सत्य पे चलोगे तो जीवन में कुछ हासिल करोगे, नहीं तो ना कुछ नहीं, बस। अमित जी, आप भी अपना एक एंडिंग नोट, और आप भी अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज दें, और उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। ये तो है ही अमित जी, जो अमित जिसकी सीमा नहीं होती, हमारे अमित जी के अंदर प्यार है, वो झलक है उनके अंदर। नाम करता हूँ जी अमित जी, मेरा सौभाग्यशाली है सर जो मैं आप दोनों को एक साथ सुना, और आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपको भी फादर्स डे की तरफ से, फादर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और ऐसा नहीं है पूजा जी कि लड़कियों को ही 2 पिताओं का या 2 माताओं का प्यार मिलता है, लड़कों को भी से ही मिलता है। तो आपने बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने फादर जी जो कि कार्ड से हैं, उनको फादर्स डे पर बधाई देता हूँ, और जो मेरे ससुर हैं श्री नरेश कुमार चौहान जी, उनको भी मैं फादर्स डे पर बधाई देता हूँ।
आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु दें, लंबी आयु रखें और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। हमारे पर बना रहे। वाह, बहुत अच्छा जी जी जी। मैं तो, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस चैनल पे आपने हमें बुलाया, ये आपका 10 न्यूज वाला चैनल और आपकी जो तो आप लोगों जी हाँ, तो बहुत स्नेह मिला है आप सबका। इसी प्रकार से आप जो है लोगों को बुलाते रहे। जी, आपका आशीर्वाद बना रहे हम पे, और बस ये जो हमारी छोटी मोटी सी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बस वो आगे चलता रहे इसी प्रकार। बस यही कामना करती हूँ। छोटा मोटा प्रयास मेरी तरफ से भी पूजा जी और अमित जी दोनों को धन्यवाद कि उन्होंने आज मेरे पिता और मुझे एक साथ इनवाइट किया और इस प्रोग्राम में हम बहुत सी बातें एक दूसरे की जान भी पाए। जी जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा। मैम वंदना जी, में जाते जाते मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने मार खाई? खाई तो मैंने भी खाई, मैंने भी खाई, हमने भी खाई। उस जमाने में मार का प्रचलन था थोड़ा बहुत। सबको मिली है अमित जी, हमारी एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं ना, सबको थोड़ी थोड़ी मार मिली हुई है, मुझे भी मिली हुई है। उस जमाने में थोड़ा बहुत प्रचलन तो था, अब तो बिल्कुल ये है कि नहीं, अब मारना है ही नहीं, ना टीचर मार सकती है ना पेरेंट्स मार सकते हैं बच्चे को। तो वो उस समय बड़ी स्टाइलिश पिटाइयां हुआ करती है, लिखूंगा मैं कि कैसे कैसे टीचर कैसे कैसे पिटाई करते थे, क्या क्या तकलीफ है उनके बारे में। तो आज के लिए हम सब लोग आज के लिए दादा हम लोग वंदना तो मार के चक्कर में बीमार हो जाती थी। मार तो ना हो जाए, शैतान थी नहीं कि जो मेरी मार लगे। शैतान कुछ थोड़ा सा। मैं आज हम लोग अभी के लिए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, और फिर पुनः फिर किसी दिन किसी रोज फिर एक शो के साथ, फिर एक नए चर्चा के साथ हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। और मैं सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ पिता दिवस की। और खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड और मुस्कुराते रहिए, बस यही कहूंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से फिर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया सभी को जो लोग सुन रहे हैं, उन सबके लिए, मेरे बेटे के परिवार को सबको समझे, और आप लोगों के परिवार के सुख सारे को यथा योग्य है। मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से आपने बुलाया और सम्मान हमारा किया। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम दादा।